और देखिए, बिहार की सियासत इस कदर गर्मा गई है कि वर्तमान में राजनीति से बेहतर उदाहरण, बिहार की अगर इस राजनीति की बात की जाए तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आरजेडी के लिए उपचुनाव डबल चुनौती लेकर आया है। एक तरफ महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस चुनावी मैदान में दुश्मन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का विद्रोह विरोधियों को सुकून और आरजेडी को बेचैन किए हुए है। तो महागठबंधन का क्या होगा? क्या उपचुनाव से पहले महागठबंधन बिखर जाएगा? इस वक्त ये बिहार की सियासत में लाख टके का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने के बाद भी आरजेडी से अपील कर रही है कि वो कुशेश्वर स्थान सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले ले। तो आरजेडी ताल ठोक कर कह रही है कि 2020 में 70 सीटें देकर जो गलती आरजेडी ने की थी, उस गलती को सुधारने का ये मौका है, और ऐसे में आरजेडी उस मौके को कैसे गवा दे। हमने कांग्रेस को काफी समय दिया, 70 सीट दिया, और उस समर में भी अगर हम 70 सीट से कम देते तो निश्चित रूप से आज हमारी सरकार बनती। दिया था तो बहुत सा सीट दिया था, तो इस बार हमको लड़ने का मौका मिलना चाहिए था। और हम तो कहेंगे भक्त चरण दास जी से कि आप अपने उम्मीदवार का नाम वापस लीजिए और राजद को समर्थन कीजिए, और महागठबंधन तो है और रहेगा। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। तो कांग्रेस नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी नाम वापसी का वक्त है, और समय रहते आरजेडी कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी के नाम को वापस ले ले तो ये महागठबंधन बच सकता है। इधर जेडीयू ने महागठबंधन में कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर जारी किचकिच को लेकर कहा है कि आरजेडी का तो इतिहास है कि उसने अपने दोस्तों की पीठ में ही खंजर हमेशा से मारा है। अगर राजद के नेताओं को सद्बुद्धि होती है तो राजनीतिक रूप से महागठबंधन को लाभ मिलेगा, और उनको भी एक सीट पर जीतने में कामयाबी मिल सकती है। और कुशेश्वर स्थान हमारा मजबूत सीट है, बहुत कम अंतराल से हम हारे थे, वहाँ हम जीत सकते हैं, तो हमको नुकसान पहुँचाने से क्या फायदा होगा। प्रभारी का मामला कांग्रेस का नहीं बनता, आला कमान जो कहेगा वही होगा। लात जूता खाएंगे लेकिन वही रहेंगे, कहावत है ना। इसलिए ये गठबंधन, कभी लालू यादव ने गठबंधन धर्म का पालन किया ही नहीं। आप लालू यादव के इतिहास उठा के देख लीजिए, जो जिसके साथ गठबंधन किया उसको निगलने का काम किया। कांग्रेस हो, सीपीआई हो, माले हो, बसपा हो, जिसके साथ दोस्ती किया उसको पीठ में छुरा मारने का काम किया। कहावत है ना, लालू का कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। गठबंधन कभी कामयाब नहीं होगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खान ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी का बीजेपी से मोह खत्म ही नहीं हो रहा, और यही वजह है कि आरजेडी बीजेपी को जिताने के लिए कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। शकील अहमद खान से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत काफी तेज है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खान साहब हैं। क्या एक्चुअल स्थिति है राजनीति से हटकर? क्या वाकई में कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं वो विनिंग पोजीशन में दिखते हैं आपको? यह गठबंधन राजद ने तोड़ा है। राजद ने एक सेकुलर गठबंधन के पीठ पे छुरा मारा है, तो इस साथ नहीं लड़ने को अपने अहंकारी नेचर के चलते राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप ने दोनों जगह कैंडिडेट दिया, जबकि कुशेश्वर स्थान में उनको कैंडिडेट देने का कोई मतलब नहीं था। बहरहाल उनको जो करना था उन्होंने पहल कर दी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व को निभाते हुए
और हमारा एक बड़ा आकार है, हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, सबकी राय बनी और सबकी राय और कांग्रेस आला कमान की लीडरशिप, हाईएस्ट लीडरशिप की राय बनी और उस राय की बुनियाद पर हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ नॉमिनेशन भी किया है। तो महागठबंधन की एक चुनौती से आरजेडी निपट ही रहा था कि दूसरी चुनौती स्टार प्रचारकों की लिस्ट के जारी होने के साथ सामने आ चुकी है। तेज प्रताप यादव स्टार प्रचारकों में खुद के नाम के साथ मां और बहन का नाम न देखकर इस कदर बौखला गए कि उन्होंने तारापुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार को अपना समर्थन दे दिया और उनके लिए अब चुनाव प्रचार भी वो करते हुए नजर आएंगे। तेज प्रताप के इस कदम पर जेडीयू ने कहा है कि रावण को विभीषण ने मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना और फिर जो हश्र हुआ वही आरजेडी का होगा। तो आरजेडी ने भी इस पूरे एनडीए पर करारा वार किया है। विभीषण ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की थी, रावण ने गर्दन पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो ये उनके घर का मामला है भाई। लंकापति रावण, लंका नरेश, तमाम ऐसी बातें हैं। आप कौरवों की भी बात कर लीजिए। भीष्म पितामह ने इतनी समझाने की कोशिश की, नहीं माने। अंजाम क्या हुआ? वही अंजाम होगा। गर्दन देके बाहर कर दिया गया तेज प्रताप को। तो क्या करेगा विभीषण? कुछ तो करेगा। एनडीए रूपी रावण का वध होगा। जो एनडीए के राज में न लोग सुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान है, बेबस है। इसलिए इस दशहरा में एनडीए का नाश होगा, उसका दहन होगा। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि कहीं आरजेडी में फूट तो नहीं पड़ रही है। अब ये देखिए पारिवारिक मामला है। आदरणीय लालू जी यादव जी के वो बड़े बेटे हैं और आदरणीय तेजस्वी जी छोटे बेटे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। और अगर आदरणीय तेज प्रताप जी ने बोला है, ये तो उनको तय करना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि राजद में क्या फूट हो रहा है। अगर लालू जी का दो बेटा एक निर्दलीय को सपोर्ट करे और राजद का कैंडिडेट वहां मौजूद है, तो ये तो वो लोग जवाब देंगे, बेहतर होगा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर के वादे सैदपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार वीरेंद्र पासवान का किया गया। इस मामले में भागलपुर डीएम ने कहा है कि परिजनों की सहमति के बाद श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 2 लाख, श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जा रही है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृतक की पत्नी को हर महीने पेंशन देने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें कि उनकी पत्नी है, उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। तो सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जो हम लोगों की तरफ से सहायता होगी वो हम लोग करेंगे। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के पीड़ित परिवार को मदद की दरकार है। बेहद गरीब वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार है। यदि आप वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस बैंक अकाउंट के जरिए उन तक आप मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर है, इस वक्त हम आपको ये पूरी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। 430357722466 ये बैंक अकाउंट नंबर वीरेंद्र की पत्नी का है। बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा के इसी अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं।
और अब बात बिहार में उन भ्रष्ट अधिकारियों की जिन पर लगातार इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा किया गया है। निगरानी विभाग के मुताबिक 21 प्लॉट समेत कई निवेश का खुलासा इस वक्त सामने है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। तरीके से धन अर्जित कर धन कुबेर बने अधिकारियों की कमी नहीं है। नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई की टीम के अलावा निगरानी विभाग की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। निगरानी विभाग की टीम ने पटना में पदस्थापित भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मदन कुमार, उनके ठिकानों पर जब छापेमारी की तब एक बड़ा खुलासा हुआ है। भवन निर्माण विभाग के पाटलिपुत्र डिवीजन में तैनात इन एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर हैं, इनके पास करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति मिली है। 24 साल की नौकरी में ही कार्यपालक अभियंता ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 प्लॉट खरीद लिए। पटना के गोला रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी के आवास और पाटलिपुत्र डिवीजन के उनके दफ्तर की जब तलाशी ली गई तो नगद तकरीबन 14 लाख रुपये मिले। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात और निवेश से संबंधित कागजात भी निगरानी विभाग की टीम को मिले हैं। 20 बैंक खातों का भी इनका पता चला है जिसमें तकरीबन 98 लाख रुपये जमे हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की माने तो कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के पास आय से करोड़ों रुपए ज़्यादा की संपत्ति पाई गई है। उनके खिलाफ 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा जो अवैध संपत्ति है वो पाई गई है। पिछले 6 अक्टूबर को उनके खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने अपने ही थाने में दर्ज किया था केस और उसके बाद अदालत से सर्च वारंट लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मूल निवासी ये मदन कुमार मधुबनी के हैं और 1997 में बिहार सरकार की सेवा में आए थे। नौकरी में आने के बाद उन्होंने अब तक खुद से अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर 21 प्लॉट खरीदा है। इनमें से अधिकतर जो जमीन है वह राजधानी पटना के ही दानापुर, फुलवारी, गौनपुरा और नौबतपुर इलाके में है। कागज पर इन जमीनों की कीमत 2 करोड़ 53 लाख से भी अधिक की बताई जाती है और इसके अलावा बैंकों में तो 98 लाख रुपए जमा हैं ही, साथ ही एक कार और मोटरसाइकिल भी इनके पास है। तो ऐसे अधिकारी जो हैं वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं और निगरानी विभाग की टीम हो या ईओयू की टीम ऐसे अधिकारियों की सारी जो हकीकत है, जो इनका सारा कच्चा चिट्टा है, उनको खोलकर सामने ला रही है और इससे जो अफसर वर्ग है, जो अधिकारी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। शेखपुरा में पुरैना पंचायत के बरुई गांव के 150 से ज्यादा महादलित परिवारों का पंचायत वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है, जबकि बरुई गांव की ही दूसरी जातियों के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। इन लोगों ने निर्वाची पदाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। इन लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। ये शेखपुरा सदर प्रखंड का पुरैना पंचायत का ये बरुई गांव है, जहां लगभग 150 की आबादी जो महादलित की है उसको इस बार पंचायत चुनाव से वंचित किया गया है। मतदाता सूची में नाम नहीं है। हम जानना चाहेंगे इन महादलितों से कि पहले क्या नाम था आपका और अभी नाम नहीं, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? हम बरुई रहने वाला है, नहीं आया है। क्या हम रहेंगे? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। पहले नाम था? हाँ, इस बार कट गया नाम? काट गया। पूरा गांव के नहीं है सर, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। आके जोर जगह का जुटन किया था। प्रखंड विकास कार्यालय शेखपुरा में भी दिया गया, डीएम साहब के कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी के हैसियत से भी उनके ऑफिस में दिया गया और ऐसे हम लोग राज्य को भी लिखे और केंद्र को भी इसमें लिखे, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नालंदा जिला के बिहार शरीफ के बिंद में सरकारी दवा फेंके जाने की खबर से लोगों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पीएससी बिंद के सामने पैरासिटामोल की 1 कार्टन दवा झाड़ियों में फेंकी हुई मिली, जिस पर नजर पड़ते ही लोगों में गुस्सा देखने को मिला। एक तरफ मरीजों को दवा नहीं मिल रही तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देखिए
कि दवाओं को एक्सपायर होने तक रखा जाता है, उसके बाद इन दवाओं को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ये हैरानी की बात है और इसे लेकर जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आ रहा। कटिहार के सरकारी जिम में संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में एक महिला समेत 4 वेट लिफ्टरों ने अपना परचम लहराया है। अपनी अपनी कैटेगरी में इन लोगों ने मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है और अब ये लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि ये लोग थोड़े मायूस जरूर हैं। 20 साल से चल रहे इस जिम में जरूरी सुविधाएं और बेहतर संसाधन नहीं होने की वजह से इनके अंदर नाराजगी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के वेटलिफ्टर अपनी हिम्मत और हौसले से इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। परिस्थिति कभी हालात का मोहताज नहीं होता है। जो तस्वीर आपको दिखाते हैं उस तस्वीर से आपकी इसकी हकीकत पता चलेगा। ये कटिहार के सरकारी जिम है और लगभग 20 साल पहले ये जिम बना है और इसकी हालात क्या है इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यहाँ जो तैयारी होता है वो कैसे करते हैं खिलाड़ी, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद एक सुखद तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इसी तैयारी के हालात पर यहाँ से इस तरह के फौलाद निकल रहे हैं जो राज्य स्तर के साथ साथ इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं और हाल के दिनों में राज्य स्तर में अपने प्रतिभा को जोहर मनवाते हुए आगे की तैयारी करते हैं। हम बात कराते हैं शेट्टी, क्या तैयारी हुआ था और कहाँ सम्मान मिला, आगे क्या तैयारी इसी जिम में की है हम अबोध भैया साहब, और अभी हम लोग स्टेट में सिलेक्शन हुआ है नेशनल के लिए, जो हम लोग अभी 16 तारीख को नेशनल खेलने के लिए गोवा जाएंगे। सारे सामान्य जो परिस्थिति है उसमें कितना दिक्कत होता है तैयारी करना, कितना परेशानी होता है? दिक्कत तो इतना है कि कभी काल ये हाथ उखड़ भी जाता है, फिर भी हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जिला का नाम रोशन करने के लिए, बिहार का नाम रोशन करने के लिए कि मेरा जिला का नाम रोशन हो और आने वाला पीढ़ी और लड़का लोग हम लोग को देख के प्रेरणा मिले। एक्चुअली अगर व्यवस्था की बात यहाँ हो रही है तो मैं बिल्कुल भी व्यवस्था से खुश नहीं हूँ, क्योंकि सर कोई भी लड़की अगर आती है सबसे पहले सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख लीजिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप ज़्यादातर जिम में देखा जाएगा तो आप गर्ल्स का टाइमिंग अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। अगर सरकार कुछ व्यवस्था देती है तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा और आप लोग को कम से कम एक बीइंग अ गर्ल, मेरा स्टेटमेंट है, हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लड़के भी किसी तरह मैनेज कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी आता है तो वो यही सोचता है कि इस जिम से बेटर है कहीं और। अगर सरकार हम लोग को अच्छे से व्यवस्था देगी तो जरूर हम लोग नेशनल इंटरनेशनल हर जगह लेके आएंगे मेडल। अगर व्यवस्था बेहतर हो तो इसी स्थान से जब इस हद तक खिलाड़ी निकल रहे हैं तो अगर बेहतर व्यवस्था के साथ और कितना निखार हो सकता है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।